Hello students, in this session we will learn about stamen, microsporangium and pollen grain, and this is an important topic in the chapter sexual reproduction in flowering plants. So first of all let us start with the stamen. तो stamen क्या होता है? Stamen is actually a unit of andrecium और andrecium जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. तो एंड्रीशियम इट इज़ अ वर्ल का मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है और एंड्रीशियम जो है इट्स अ वर्ल ऑफ स्टेमन एंड इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. तो ये एंड्रीशियम का जो एक सिंगल यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेमन. सो अ सिंगल यूनिट और यूनिट ऑफ एंड्रीशियम इज़ अ स्टेमन. अगर हम डायग्राम से देखें तो सपोज दिस इज़ द पेटल ऑफ अ फ्लावर. तो पेटल से अटैच्ड ऐसे स्टेमन्स होते हैं फ्लावर में. तो ये जो पूरा वर्ल है कलेक्टिवली अगर हम इसको देखें तो इसको हम एंड्रीशियम बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप ऑफ स्टेमन को. और इसका सिंगल यूनिट देखें तो अगर इस सिंगल यूनिट की बात करें तो इसको हम बोलेंगे स्टेमन. अंडरस्टूड? तो अगर हम एक स्टेमन की स्ट्रक्चर को देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं. टॉप वाला जो पार्ट होता है ऊपर में उसे कहते हैं एंथर. एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनता है. एंड इसका जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है जो एंथर के नीचे होता है और जो एंथर को सपोर्ट करता है इसे कहते हैं फिलामेंट. ये फिलामेंट जो है वो थैलेमस से भी अटैच हो सकता है या फिर ये पेटल से भी अटैच हो सकता है. थैलेमस और पेटल जो है वो फ्लावर के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है एंथर, इसके दो लोब्स होते हैं. तो जैसे इस डायग्राम में हम एक ये राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं और एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो ये लोब्स हैं एंथर के. सो दिस इज़ वन लोब एंड दिस इज़ द सेकेंड लोब. सो एंथर इज़ बाई लोब्ड और हर एक लोब के अंदर दो थीका होता है. तो अगर हम यहाँ पर इसके दो लोब्स बना लें, सपोज दिस इज़ वन लोब ऑफ एंथर एंड दिस इज़ द अदर लोब ऑफ एंथर. तो इस लोब के अंदर दो थीका होता है, 1 2. एक लोब के अंदर दो थीका 1 2 एंड दिस लोब के अंदर फिर से दो थीका 1 2. सो ईच लोब इज़ डाईथीकस. डाईथीकस मीन्स 2 थीका. हर लोब के अंदर दो थीका हैं, राइट. सो दिस इज़ डाईथीकस. सो एंथर इज़ बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज़ डाईथीकस. एंड एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से टेट्रागोनल दिखता है दो लोब होने की वजह से, लाइक दिस टेट्रागोनल. इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और ये एंथर जो है ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली नीचे तक के ग्रो होता है इस तरीके से. सो आई होप एंथर, स्टेमन, फिलामेंट, बाइलोब्ड एंड डाईथीकस ये आपको क्लियर है. देन अब अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें या इसकी एनाटॉमी की बात करें तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो जो थीका होता है उसके बाहर कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंथर में.
तो ये दो लोब्स वापस से बना लेते हैं, बाइलोब एंड दिस इज थीका। बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव से ही फिलामेंट अटैच्ड होता है एंथर के पोर्शन में। अब ये जो थीका है, थीका के अंदर होमोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सेल्स जो होती हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल्स होती है और ये एक होमोजेनस टिश्यू बनाती है और ये काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। इस सेल को या इस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये हर थीका के अंदर प्रेजेंट होती है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे जा कर के माइक्रोस्पोर बनाएंगे और ये माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन बनेगा आगे चल के, माइक्रोस्पोर। तो इसलिए ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड कुछ कवरिंग्स होंगी। अगर हम इनवर्ड स्टार्ट करें, इनसाइड से स्टार्ट करें, माइक्रोस्पोरेंजियम के जो माइक्रोस्पोरेंजियम से अटैच्ड सबसे इनर मोस्ट कवरिंग होती है उसे कहते हैं टैपीटम। टैपीटम ये, इसमें जो सेल्स होती है उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं और टैपीटम का फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोर्स को। देन टैपीटम के ऊपर जो लेयर होती है दैट इज़ मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं एंडोथीशियम। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ एपिडर्मिस। सो ये चार लेयर्स हमको देखने को मिलती है। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपीटम। टैपीटम सबसे इनर मोस्ट होती है और उसका फंक्शन होता है नरिशमेंट। और ये जो बाकी तीन लेयर्स होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस करना। डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन या एंथर, मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये तीन लेयर्स फट जाती हैं, उसी को डेहिसेंस कहते हैं। ये लेयर के फटने से जो अंदर इसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो रिलीज़ हो जाते हैं एयर में और वो विंड के थ्रू या जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, उनके थ्रू वो पॉलिनेशन के लिए चले जाते हैं। तो ये जो है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी इम्पॉर्टेंट कवरिंग्स हैं। एंड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम और स्पोरोजिनस टिश्यू, आई होप आपको क्लियर है। देन अब देखते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनता कैसे है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसकी हर सेल से एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है मियोसिस के बाद। तो अगर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, अभी हमने देखा डायग्राम में, राइट। दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। इसकी सेल्स जो हैं अभी वो डिप्लॉयड हैं 2n। तो इसकी जो हर सेल है दे विल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स विच विल बी हैप्लॉइड। हमें पता है कि जब भी मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, राइट। तो यहाँ पर एवरी सिंगल सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू उसमें मियोसिस होगा और वो
4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड मीन्स 4। तो एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बन रहे हैं जिन्हें हम टेट्राड कह रहे हैं। अभी ये सेल्स अलग नहीं होती हैं, ये एक साथ ही होती हैं। जब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा और एंथर का डेhiscence होगा, तब ये 4 माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे। तब तक कि ये एक साथ चिपके हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, और इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स रहती हैं और हर सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनते होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। नाउ अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर पोलन ग्रेन बनता कैसे है, तो एंथर जो है जब वो मैच्योर हो जाता है तब जा कर के डेhiscence होता है, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हमने पढ़ी थी वो फट जाती है और ये एंथर जो है वो पोलन रिलीज़ कर देता है। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो पोलन ग्रेन बन के रिलीज़ हो जाते हैं। तो जब ये पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं माइक्रोस्पोर, तो ये हम अभी देख लेते हैं। अगर हम सिंगल माइक्रोस्पोर देखें तो सिंगल माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा। तो अभी ये सिंगल सेल है, राइट। माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होकर के 2 सेल्स बन जाएंगी, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। तो जो एक बड़ी सेल रहेगी इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ये आगे जा कर के पोलन ट्यूब बनाती है पॉलिनेशन के टाइप पे। और जो छोटी सेल रहती है जो कि स्पिंडल शेप्ड रहती है, इसे कहते हैं जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल आगे डिवाइड करके मेल गैमीट्स बनाती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन इस तरीके से बनता है। उसके अंदर डिवीजन होगा और 2 सेल्स बन जाएंगी माइटोसिस से। बड़ी सेल जो रहेगी साइज़ में वो वेजिटेटिव सेल रहेगी और उस पे फ्लोट करती हुई एक स्पिंडल शेप्ड सेल रहती है जिसे जेनरेटिव सेल कहते हैं। तो इसे हम 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं पोलन की, क्योंकि इसमें 2 सेल्स हैं इसलिए इसे 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं। और 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन इस 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज़ हो जाता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होता है और बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होता है। 3 सेल्ड स्टेज कैसा होगा? ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस से 2 मेल न्यूक्लियाई बना लेगी। तो यहाँ पर जो पहला जनरेटिव सेल था और यहाँ पर 2 ऐसे मेल न्यूक्लियाई बन जाएंगे जो आगे जा कर के एग से फ्यूज़ कर लेगा एक न्यूक्लियाई, और दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर लेता है। ये जब हम फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन ये सब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सेल स्टेज होता है और ये 40% एंजियोस्पर्म्स में इस स्टेज में जा कर के पोलन रिलीज़ होता है। अब पोलन की भी कुछ कवरिंग होती है। तो अगर ये पोलन ग्रेन है तो इसकी 2 कवरिंग्स होती हैं। ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो सबसे हार्डेस्ट कवरिंग होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती, ये कहीं कहीं से गैप रहता है इस कवरिंग में। तो इस कवरिंग को कहते हैं एक्साइन। और जहाँ जहाँ एक्साइन एब्सेंट होता है उसे कहते हैं जर्म पोर। जहाँ जहाँ गैप्स रहते हैं उन्हें कहते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर्स इसलिए रहते हैं ताकि पोलन से वहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके पॉलिनेशन के लिए। एक्साइन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट
सब्सटेंस नोन जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल नोन जो है उससे बना है, उस केमिकल या सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। दिस इज़ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये इतना हार्ड है कि इसमें टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी अगर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी वजह से पोलेंस जो हैं वो काफ़ी ईयर्स तक प्रिजर्व्ड रहते हैं एज अ फॉसल। सो एक्साइन इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ द आउटर लेयर। एक्साइन इज़ द आउटर लेयर। और एक्साइन के बहुत सारे शेप और फीचर्स होते हैं जो स्पीशीज़ वाइज वेरी करते हैं। इसका जो टेक्सचर होगा, इसका कलर होगा, इसका शेप होगा, ये वेरी करता है, जिसकी वजह से हम पोलेंस के थ्रू आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं वो किस प्लांट स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। देन एक्साइन के नीचे एक और लेयर होती है, इनर लेयर, विच इज़ कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन में कोई गैप नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस लेयर होती है और ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। ऑलराइट, सो ये दो कवरिंग्स हैं पोलन ग्रेन की। अब ये पोलन जो हैं ये अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइम तक वाएबल रह सकते हैं। वाएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन मतलब इनका एक फ़िक्स टाइम रहता है जब तक कि इनकी फर्टिलिटी रहती है, जब तक कि ये पॉलिनेशन करा सकते हैं। उस टाइम के बाद फिर ये फर्टाइल नहीं रहते, ये पॉलिनेशन नहीं करा सकते। तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनकी वाएबिलिटी वेरी करती है। जैसे कि राइस और वीट के केस में विद इन 30 मिनट्स इनकी वाएबिलिटी लूज़ हो जाती है। तो अगर 30 मिनट के पहले इनका पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फिर ये अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देते हैं और फिर उससे पॉलिनेशन, उस पोलन से फिर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा 3 फैमिलीज़ दी हुई है, रोजेसी, लेजुमिनेसी एंड सोलेनेसी। इन 3 फैमिली के जो प्लांट्स हैं इनके पोलन की वाएबिलिटी फॉर मंथ्स रहती है, कुछ महीनों तक ये वाएबल रहते हैं। तो इनकी वाएबिलिटी को बढ़ाने के लिए पोलन बैंक्स बनाए गए हैं। पोलन बैंक्स में क्या किया जाता है, इन पोलेंस को स्टोर करके रखा जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन, ताकि इनकी वाएबिलिटी काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहे। और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होगा कि पोलेंस की वाएबिलिटी लूज़ नहीं होगी और जब भी पॉलिनेशन कराना चाहेंगे तब हम करा सकते हैं। जस्ट लाइक सीड बैंक्स जहाँ पर सीड्स को स्टोर किया जाता है उन्हें बाद में प्लांट करने के लिए या सो करने के लिए, उसी तरीके से पोलन बैंक्स भी होते हैं जहाँ पोलेंस को स्टोर किया जाता है। देन पोलन जो है ये एलर्जी कॉज करते हैं। बहुत से प्लांट्स जो हैं वो जब पोलन रिलीज़ करते हैं उसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन ये सब होने लगता है पोलन एलर्जी। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है पार्थेनियम या वीट, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। ये एक्चुअली एक नेटिव स्पीशीज़ नहीं है इंडिया की। ये जब वीट को इंपोर्ट किया गया था तो उसके साथ एज अ कंटामिनेंट ये आ गई और ये पूरी तरीके से फैल गई। और इसमें जब भी पोलन बनता है तो उससे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है जब वो पोलन एयर में रिलीज़ हो जाते हैं और जब वो
कोई सांस लेता है तो उसके नॉस्ट्रिल्स में वो पहुंचते हैं, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, तो उनको फिर एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि रनी नोज़ होना, रनी आइज़ होना, स्नीजिंग होना, ये सब। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। देन पोलन से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि पोलन जो है वो काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में, दे आर न्यूट्रिएंट रिच। इसकी वजह से बहुत सारे पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स बनते हैं, टैबलेट्स एंड सिरप्स बनते हैं, और ये मोस्टली एथलीट्स यूज़ करते हैं, और रेस हॉर्सेस के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज़ देयर एनर्जी एंड एफिशिएंसी। So this was all about pollen grain, microsporogenesis and the structure of stamen. I hope मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पोलन सैक, ओके, सो ये जो थीका होता है, आई थिंक ये मैंने मिस कर दिया था बताना, ये जो थीका है जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है और फिर वो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाता है, तो इसे हम पोलन सैक भी कहते हैं, पोलन सैक, क्योंकि इसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन बनने का जो प्रोसेस है या माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू से मियोसिस होकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, तो दिस प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये दो टर्म्स मैंने मिस कर दिए थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेशन में हम एक कोई नई टॉपिक, इसी चैप्टर की कोई दूसरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।